एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े हो, लेकिन अभी वेक्टर एडिशन में क्या ऐसी चीज है सर जो आप अभी मुझे 10th के बाद पढ़ा रहे हो? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या ऐसी खासियत है कि जो पढ़ाना पड़ता है? तो मैं इसको जो है ना इस स्टेज में आपको क्यों पढ़ाना पड़ रहा है और क्यों जानना जरूरी है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ आता हूँ। ठीक है ना, मान लो कि ऐसा एक ब्लॉक है, ठीक है ना, एक कुछ इसका मास एम होगा, ठीक है ना, मास मान लो कि 1 kg का होगा, ठीक है ना, 1 kg का ब्लॉक, ओके, ऐसा है। इसे क्या कर रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो इधर 4 न्यूटन के साथ इधर खींच रहा है और दूसरा बच्चा भी इसी इसी तरफ जो है वो 3 न्यूटन के साथ इधर खींच रहा है, ओके। ठीक है, मतलब फोर्स जो है वो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि वेक्टर को कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्शन भी चाहिए, मतलब कि ये अगर ये 4 न्यूटन मैं लिखा हूं तो इसके साथ इसमें हमें डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो मान लो कि F1 है, इस ढंग से हम इसके ऊपर उस क्वांटिटी के ऊपर अगर हम डिनोट कर देते हैं तो ये बताता है कि ये फिजिकल जो क्वांटिटी है ये वेक्टर है, ठीक है ना, और ये 4 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। और मैं इसे डायरेक्शन भी दे सकता हूं, मान लो कि ए वाला एक्स एक्सिस अगर लेते हो तो इसे आप 4i कैप लिख दो एंड 3i कैप भी लिख दो, ठीक है ना। आई ये डिनोट करता है कि वो एक्स एक्सिस में, जैसा कि बताया गया है आपको कि हम इस ढंग से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो क्वाड्रेंट में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो एक मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दिस वन इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये है जो नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायरेक्शन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है तो उसे आई कैप के रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना। प्लस आई कैप लिखने की जरूरत नहीं, आई कैप इट मीन्स ये हुआ सिग्निफिकेंट है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट हो रहा है। मतलब जैसे मैं इसे 4i लिख दूं, मतलब कि जो फोर्स जो लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, ओके। और इसी चीज को अगर अगर हम ऐसे -4i कैप लिखते, कहने का मतलब हुआ कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, करेक्ट ना। तो आई है और ए इस ढंग से डिनोट करते हैं, जे लिखते हैं पॉजिटिव बाई एक्सिस तरफ वाले को, और नेगेटिव बाई एक्सिस वाले को हम -j लिखते हैं, ठीक है ना, करेक्ट ना। और फिर जो जेड एक्सिस हुआ, मतलब इस एक्सिस जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसको जेड एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो उस जेड एक्सिस के जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसको हम लेते हैं के एक्सिस लेते हैं, के लेते उसको डिनोट करते हैं, के कैप डिनोट करते हैं, कहीं कोई कोई इसे के कैप के रूप में भी फॉर्म में लिखता है, ठीक है ना, ओके। तो और पहली बात तो ये है कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस मानना आप पे डिपेंड करता है, आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, जो कि आगे के डिस्कशन में हम लोग इस पे बहुत जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कि मतलब हम जो कभी कभी जो है ना एक्सिस को भी चेंज हम कर लेते हैं अपने कन्वीनियंट के बेसिस पे, और उसका रिजल्ट भी में भी कुछ ही प्रॉब्लम नहीं आता है। इनफैक्ट हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है, ओके। तो हम इसी चीज पे आते हैं कि ऐसा करते हैं कि क्यों जरूरी है। पहले तो ये समझते हैं। तो इस ब्लॉक में क्या किया कि 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में लगाया। तो अब इससे अब मैं पूछूं कि नेट फोर्स कितना है। नेट फोर्स मतलब ये दोनों फोर्स को हम अगर जोड़ दिया, मान लो कि F1 जो है वो 4 न्यूटन है, F2 जो है वो 3 न्यूटन है, ओके। तो इस F1 एंड F2 का जो एडिशन है, ठीक है ना, इसी चीज को बोलते हैं रिजल्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। तो इसका क्या होगा, तो आपको ही बता देगा सर, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो 4 + 3 हो जाएगा, मतलब कि 7 न्यूटन का फोर्स है जो लगेगा इसी डायरेक्शन में लगेगा। बहुत आसान है, ओके। अब हम इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मान लो कि 3 न्यूटन वाला जो फोर्स है इसे हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए, ऐसे लगा दिए, ठीक है ना, ओके। ए अब हो गया कि 4 न्यूटन इधर लग रहा है एंड 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस केस में एफ नेट कितना होगा बच्चों बताओ। एफ नेट मतलब कि दोनों का जो समेशन जो होगा, ठीक है ना, वो हम इसे फिर ऐसे ही लिखेंगे, F1 + F2 लिखेंगे। और बिकॉज दैट इसका डायरेक्शन सीधे आपने चेंज किया है, तो 4 - 3 दैट इज द 1 न्यूटन है। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं, ठीक है ना। तो फिर एडिशन इसे समझ, इतना ये डिटेल में टीचर को बताने का क्या रिक्वायरमेंट है, बात होती है ना। तो अब इसमें हम
फिर से एक ट्विस्ट लाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि अब हम करते क्या हैं कि ये ब्लॉक ही सेम ब्लॉक है, ठीक है। अब इसे 4 न्यूटन इधर लगा दो और 3 न्यूटन का फोर्स है जो ओपोजिट इसे इस वाई एक्सिस में लगा दिया। मतलब ए जो है बेटा क्या है 4 आई कैप लिख दिया ना। अब ए 3 जो है वो इस एक्स एक्सिस में ना रह करके जे डायरेक्शन में, मतलब कि एक परपेंडिकुलर टू ईच अदर फोर्स लग रहा है, तब कितना फोर्स होगा इस पे नेट फोर्स अब बताओ कि कितना लगेगा। यहाँ पे एफ नेट जो है वो एफ नेट इतना आसान नहीं है, सिंपली जो है ना वो इस ढंग से इसे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिंपल वे में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है हमें जो है ना इस यहाँ पे लगना, यहाँ पे एल है, दोनों वेक्टर जो है वो दोनों फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है, या कुछ एंगल के साथ भी लग सकता है, ठीक है ना। कोई भी एंगल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ एंगल इधर इधर भी हो सकता है। 4 न्यूटन ऐसे, 3 न्यूटन कुछ इधर लग रहा है। अब तो उस केस में उस पर नेट फोर्स कितना होगा, किस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा। तो इन सबों को जानने के लिए हमें एडिशन का प्रॉपर मेथडिंग जरूरी है। ओके, अब बात समझ में आई होगी कि क्यों जरूरी है, क्यों इसका क्लास लेना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि इस केस में आप जो है ना सिंपली नहीं बता सकते हैं, सिंपली ऐड कर देना, ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 4+3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये गलत होगा। ओके, इसका इसी चीज जो है ना मेथड को समझने के लिए हमें वेक्टर ट्रायंगल एंड वेक्टर पैरेललोग्राम मेथड हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम इसे फिर से आते हैं कि वेक्टर एडिशन का जो मेथडिंग है वो कैसे हम फॉलो करें। ओके बच्चों, तो अब हम इसे आते हैं। अब आप बताओ कि अब ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि जैसे जो है ना दो वेक्टर है, ओके। अब एक ऐसा ले लेते हैं कि एक वेक्टर कुछ ऐसा है एंड दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है, ठीक है ना। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मैंने एक आर्बिट्ररी दो वेक्टर लिख लिया है, ठीक है ना। इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम इस दोनों को देखो, अब ये भी पता है कि वेक्टर का जो डिनोशन होता है वो इस ढंग से जो है ना एरो ढंग से होता है, और इसको बोलते हैं टेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड बोलते हैं, ठीक है ना। और ओके, और ये जो मतलब कि अगर दो वेक्टर सिंपली अगर दिया हुआ हो, मान लो कि एक वेक्टर ए है वो 4 न्यूटन है, ठीक है, 4 आई है, ओके, 4 आई है, ओके, एंड वेक्टर बी जो है वो 3 जे है, ओके। तो ये बता रहा है कि आई और जे जो है वो इसका डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में है, और ये बता रहा है इसका मैग्नीट्यूड है 4i। तो हम अगर जो ये करेंगे कहीं पे ग्राफिकली आप बनाओगे तो ऑफ कोर्स जो है वो 4 न्यूटन को थोड़ा हम बड़ा करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, और 3 को थोड़ा सा कम करेंगे, जो एरो बनाएंगे जो एक वेक्टोरियल फॉर्म में, मतलब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, उसमें थोड़ा सा ये बड़ा कर देंगे, इसको कंपेरेटिवली छोटा कर दें, ऐसा, ओके ना। इसमें कुछ भी बहुत मतलब ये नहीं है कि हाँ इसको हमको मेजर करना जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये बता रहा है। तो अब सिंपली अभी हम इसे प्रॉपर वे में वेक्टर एडिशन पे आते हैं। ओके, तो अब ये बताओ कि ऐसा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, इसको हम कैसे एडिशन कर सकते हैं। तो अब बताओ कि जो इस टाइप का जो होता है दो वेक्टर को ऐड करने का, फर्स्ट जो मेथड हम पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में करते क्या है कि वेक्टर ए प्लस बी अगर आपको निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, तो ऐसा करो कि वेक्टर बी का जो है जो जो टेल है वेक्टर ए के हेड से हम ऐड कर देंगे, वहां पे हम लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। और इस ढंग से हम एक ट्रायंगल बनाने का काम करेंगे, और इसका जो फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा और इस सेकंड वेक्टर का जो हेड होगा, वो दोनों लाइन को जो जोड़ने वाला जो लाइन होगा वो उसका रिजल्टेंट देगा, करेक्ट। तो हम इस ढंग से सोचते हैं। अब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, इस ढंग से दिया हुआ है। अब बेटा देखो कि वेक्टर को जो है ना इस ढंग से आप पैरेलली शिफ्ट करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम वेक्टर को जो है ना वेक्टर बी है, हम इसे जो है ना पैरेलली हम इसे किसी भी तरीके से जो है ना इस ढंग से शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे, इसे बिना ट्विस्ट किए हुए आप इधर ऊपर नीचे इस तरह से कहीं पे भी आप शिफ्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसी चीज को वेक्टर बी को हम उठा कर करके बिना इसको किए हुए, टर्न किए हुए, डायरेक्शन को चेंज किए हुए, इसको हम इसके साथ जोड़ दे अगर हम, ओके। तो वेक्टर बी ऐसे है, तो वेक्टर बी को हमने इसके हेड को, फर्स्ट वेक्टर का हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से जोड़ दिया। तो अब बताओ
ये जो होगा इसी चीज को हम ऐसे लिख दें, ये है वेक्टर बी है, करेक्ट, ये वेक्टर बी है। अब ये देखो कि फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है, ठीक है, और इस जो सेकंड वेक्टर का हेड को जोड़ने वाला जो लाइन होगा दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखेंगे, ठीक है ना। और वेक्टर का जो वेक्टर का एडिशन जो होता है, वो जो रिजल्टेंट होता है वो भी वेक्टर ही होता है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई जो है ना हमने आर वेक्टर को लिखा है, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ए हुआ वेक्टर को दो वेक्टर को जोड़ने का ट्रायंगल लॉ हुआ, करेक्ट, आप समझ रहे हो। मतलब कि इसी चीज को जो है ना हेड एंड टेल मेथड भी बोलते हैं, इसी चीज को हेड एंड टेल मेथड भी बोलते हैं, ओके ना, इसी को, करेक्ट ना, हेड एंड टेल मेथड भी बोल सकते हैं। मतलब कि फर्स्ट वेक्टर का हेड एंड सेकंड वेक्टर का टेल को जोड़ दो, ओके, और ये जो फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा एंड सेकंड वेक्टर का हेड को जो जोड़ने वाला जो लाइन होगा वो उसका रिजल्ट बताएगा। समझ में बात आ रही है ना। तो इस ढंग से जो है ना वो ट्रायंगल लॉ हुआ। अब एक सेकंड जो मेथड होता है वो होता है पैरेललोग्राम मेथड, जो इसी चीज को हम थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं बेटा, पैरेललोग्राम। इसके बाद हम इसे जो है ना सेकंड मेथड पे आते हैं, पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, ओके। इसमें अब देखो कि अब इस मेथड में करते क्या है कि दोनों वेक्टर का जो है ना टेल टू टेल को हम है जो जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें हुआ था क्या कि हेड टू टेल था, मतलब कि ऐसा था, फर्स्ट वेक्टर का ए था, हेड है, ठीक है, वेक्टर ए का ऐसा है, एंड सेकंड वेक्टर का जो है वो बी जो वेक्टर है वो उसका उसका टेल को इसके हेड के साथ जोड़ा, और दोनों को जो जोड़ने वाला ए जो हो गया वो रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, करेक्ट ना, ऐसा है। अब हम करेंगे क्या, इस मेथड में हम करेंगे क्या कि ये दोनों वेक्टर का जो है ना वेक्टर का टेल टू टेल को ही जो है ना जोड़ देंगे। वेक्टर ए ऐसा है, मान लो वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी कुछ ऐसा है, ओके। तो इसके दोनों के यहाँ पे दोनों को टेल टू टेल जो है ना एक साथ रखेंगे, ओके। दोनों वेक्टर का टेल टू टेल जो है ना एक साथ रखेंगे, एक पॉइंट पे इसे ज्वाइन कर देंगे, ओके। और करेंगे क्या कि इससे जो है ना एक इसके हेल्प से ये दोनों जो है ना एक पैरेललोग्राम का एडजॉइनिंग जो साइड होगा वो होगा, और इसके हेल्प से इसके पैरेलल में एक है जो एक डॉटेड डॉटेड लाइन के रूप में हम एक बना देंगे, और इसके पैरेलल में एक बना करके इसे हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का काम करेंगे, ठीक है ना, ऐसा हम कर देंगे, ठीक है ना। मतलब एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और इसमें ये बताएगा कि ये जो दोनों वेक्टर के थ्रू जो आप पैरेललोग्राम बनाए हो, इस पैरेललोग्राम का इस जो डायगोनल जो होगा, समझो इस बात को, ये जो डायगोनल जो होगा वही इसका रिजल्टेंट देगा, आर वेक्टर जो देगा दैट इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, ओके। ये मिट जा रहा है थोड़ा, ठीक है ना। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। तो बेटा क्या है डिफरेंस, समझ में आ गया ना। ट्रायंगल लॉ के थ्रू जो है वो हम दोनों, देखो मेथड जो भी है हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है ना। तो हमें इस मेथड के थ्रू जो है ना, एक ट्रायंगल लॉ है, लॉ जो भी यूज करो आपको रिजल्ट एक ही मिलने वाला है, और दोनों इनफैक्ट जो है ना वो सिमिलर टाइप का ही है, ठीक है ना। तो इसमें हम ये करते हैं कि वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का जो हेड को सेकंड वेक्टर का टेल्स को जोड़ते हैं, और ये जो फर्स्ट वेक्टर का जो ए था ये टेल, और सेकंड वेक्टर का हेड को जो जोड़ने वाला जो लाइन होगा वो इसका रिजल्टेंट देगा, ठीक है ना। ये हुआ। अब इसमें पैरेललोग्राम वाले से हम करते क्या है कि ये दोनों वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, दोनों को पकड़ के लेके आओ, और दोनों का जो 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 टेल है ना वो दोनों को एक साथ जोड़ दो, ठीक है ना। और ये दोनों जो वेक्टर का जो टेल जो एंगल है वही दोनों वेक्टर का एंगल होता है। यहाँ पे जो थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, ठीक है ना, ओके। और इसी चीज को हमेशा याद भी रखना कि अगर दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल आपको दिया हुआ है मतलब दोनों के टेल टू टेल का ही बात होता है, ठीक है ना। तो ऐसा है, इसी को हमने सिंपल एक जो है ना डायग्राम बनाया। अब इसे हमें रिजल्टेंट बनाना है, मतलब कि पॉइंट ये रखा, पॉइंट मान लो कि P है, पॉइंट Q है, एंड पॉइंट मान लो कि A है जो A से ले लेते हैं, ठीक है ना, R तो एक रिजल्टेंट है, S ले लिया।
तो यहाँ पे बेटा जो ए होगा इसके जो डायगोनल को जोड़ने वाला जो लाइन है ओ क्यू है, ओके ना, ओ क्यू जो है वो दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर है, वही रिजल्टेंट वेक्टर है, ओके। और जब वेक्टर के फॉर्म में जब आ गया तो उसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे और डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, ये जो ओ क्यू है इसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए है, इसे ओके थोड़ा मिट जा रहा है, नो प्रॉब्लम। तो इस वेक्टर ए है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए होगा, और मान लो कि इसका जो मैग्नीट्यूड जो है वो, इसका मैग्नीट्यूड ए ले लेते हैं, स्मॉल ए ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी ले लेते हैं, ठीक है ना, ओके। अब इसे देखिए कि इसको ये करने के लिए थोड़ा सा हम जो है ना ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो ऐसा करो ना कि एक इसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में क्या हर्जा है, क्योंकि हमें तो लेंथ ही तो चाहिए ना, है ना। ये ओ क्यू है, अगर हम ऐसा कर दें तो वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, और इसको एक्सटेंड कर दें, ठीक है। तो ये जो फाइनल जो बन जाएगा इस ढंग से, यहाँ पे एक क्यू है, यहाँ पे एस ले लेते हैं, नहीं एस नहीं, यहाँ पे एम ले लेते हैं, जो भी है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ए जो है वो हुआ क्या है बेटा, यहाँ पे देखो कि इस ढंग से बताओ कि ए जो, अब ए देखो कि ए है और ए देखो कि ए बी था, ठीक है ना, बिकॉज दैट इसी के इक्विवेलेंट आपने इसको ड्रॉ किया है, एक पैरेललोग्राम बनाया है, मतलब ठीक इसके पैरेलल है, तो मैग्नीट्यूड इसका सेम है और डायरेक्शन भी सेम ही है, मतलब दोनों वेक्टर सेम है, ठीक है। और ये जो एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब ये बताओ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू एम एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो राइट एंगल अगर ट्रायंगल है तो ए वाला बी है, मतलब कि जो हाइपोटेनस है, तो इसका जो बेस जो होगा वो क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा, और ये जो लेंथ जो होगा परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा बी साइन थीटा होगा। तो अब ये बताओ कि ये जो ट्रायंगल जो बना, मतलब कि ये जो फाइनली जो ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बन रहा है जिसमें ओ है और ये पॉइंट पी तो ऐसा था ही, और एम है और एक क्यू है, ठीक है ना। तो ए वाला जो पार्ट है ए है, ए वाला पार्ट है जो बी कॉस थीटा है, और ए वाला पार्ट है जो बी साइन थीटा है, करेक्ट ना। और ए एंगल जो भी होगा यहाँ पे अल्फा ए वाला बनेगा, जो जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, ओके, वो आर है, और इस एंगल से फर्स्ट एंगल से मान लो कि अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो उस पर भी आएंगे कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जाने कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए आर भाई साहब का कितना है वैल्यू, ओके, जो इन दोनों को वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के जो रिजल्टेंट से क्रिएट हुआ है, करेक्ट ना। तो ए है वेक्टर, यही है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके। तो हम इससे जो ये जो ओ क्यू का जो वैल्यू जो देगा, बिकॉज दैट ए हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट। तो इस ओ क्यू का वैल्यू कितना होगा, अब ये देख रहे हो कि ए है जो परपेंडिकुलर है और ए वाला बेस है, ये है जो हाइपोटेनस है। तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके के सिंपली इस जो ना आर की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं आर की वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर ए ले लेते हैं बेस का स्क्वायर, बेस कितना है ए प्लस बी कॉस थीटा है, उसका स्क्वायर कर देते हैं, और ए वाला जो परपेंडिकुलर जो लेंथ है बी साइन थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं। कोई हर्ज, कोई हर्ज बोलो, नहीं ना, तो नहीं है, ओके वेरी गुड। तो अब इसी चीज को बेटा ऐसा कर लेते हैं, डिराइव हम कर लेते हैं, इसको क्या लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। तो अब ये देखो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो कि ए स्क्वायर प्लस ए जो देख रहे हो कि बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, एंड साइन स्क्वायर थीटा इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है 2ab कॉस थीटा, करेक्ट ना। तो अब ये देखो कि यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बिकॉज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ठीक है, इसको 1 ए आ गया 2ab कॉस थीटा, ए आ गया रिजल्टेंट का, वेरी गुड। तो ए वाला हमें फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि दो वेक्टर दिया हुआ है और उसके बीच में कुछ भी अगर एंगल है, ठीक है ना, तो हम इसे डायरेक्ट ए वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2ab cos थीटा हम कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इस ढंग से रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड। इसी चीज को लोग हमें हमेशा याद
रखने से मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम जो है ना बन जाएगा। लेकिन हम इसे इतना इसलिए बनाया हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, और हमें क्यों, मतलब कि और इसके थ्रू और भी हम चीजें सीखेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स वाई जो है ना इसे एक स्मॉल डेरिवेशन के फॉर्म में आया है, तो हम इसे एक्सप्लेन किया हूं। अब बताओ कि ए जो अल्फा है, बिकॉज दैट अब जो वेक्टर है, बिकॉज दैट जो दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, उन दोनों के थ्रू आपने जो रिजल्टेंट निकाला वो एक वेक्टर ही आ रहा है। तो वेक्टर में को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला है, उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए। सही है ना? तो अब डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन निकालने के लिए मान लो कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है ना। तो हम मतलब कि डायरेक्शन मतलब उसे कुछ न कुछ तो हमें डिमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा कि हाँ, ये जो जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किस से कहाँ एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है। कोई ना कोई एक रेफरेंस लाइन लोगे ना, क्योंकि डायरेक्शन बताने के लिए कुछ न कुछ तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्स वाई जेड एक्सिस होना है, करेक्ट है। मतलब एक रेफरेंस लाइन होना है जिसके थ्रू ही आप डायरेक्शन बताओगे। तो हमने मान लिया कि वेक्टर ए से जो है ना एक अल्फा एंगल पे वो है, ठीक है। तो अब ये बता देते हैं कि ये अल्फा कितना है। तो tan अल्फा ले लेते हैं। मान लो कि tan अल्फा इज इक्वल टू हम लिख दें बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आप ये याद कर लेते हो तो काफी ही हेल्पफुल रहेगा। मतलब कि इसमें और दो चीजें हैं, इसे जो है ना कॉन्सेप्चुअली याद रखना होगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या कि फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, आप किससे अल्फा ले रहे हो वही नहीं पता है। तो बच्चों क्या है कि जैसे ये दो वेक्टर आपने लिया ना, ओके, तो फर्स्ट वेक्टर से आपने क्या मान लिया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिए हो, तो आप ये कर क्या रहे हो कि जो रिजल्टेंट जो निकाल रहे हो वो आप सपोज कर रखे हो कि जो अल्फा एंगल है वो वेक्टर ए से है, ए से वो जो है ना वो अल्फा एंगल बनाए हुए है। तो हम करते क्या है कि जो सेकंड वेक्टर का साइन थीटा बी साइन थीटा और फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर सेकंड वेक्टर जो है ना मतलब कि सेकंड वेक्टर का कॉस कंपोनेंट बी कॉस थीटा को लेते हैं डिनोमिनेटर में, वही है जो इसका एंगल दे देता है। और इसी चीज को हम लिख देते हैं कि हाँ जो रिजल्टेंट वेक्टर है भाई ए फर्स्ट वेक्टर से कुछ इतना डिग्री का एंगल है जो बना रहा है। समझ में बात आई? तो ये दो चीजों को हमें याद रखना है कि दिस द थीटा जो है वो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर है, और वो हमेशा टेल टू टेल लो, ठीक है ना, टेल टू टेल लेकर के। लेकिन वो जो ट्रायंगल लॉ में जो हम लेते हैं इसमें जो है वो इसी चीज को है ना बेसिकली यहाँ पे हेड लेते हैं, इसका हेड और इसका टेल को ऐड करते हैं, और यहाँ से इसके इसका जो टेल और हेड को जो जोड़ने वाला जो वेक्टर है वही होता है रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ठीक है ना। उसी चीज को और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पैरेललोग्राम मेथड डेवलप किया, ठीक है ना, कुछ भी उसमें नया चीज नहीं है। ओके, तो अब ये चीजें हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब इसके थ्रू हम आते हैं कि मान लो कि जैसे हमने इस पे कुछ स्मॉल स्मॉल न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आप देख लो, अब सपोज करो कि दो वेक्टर है, मान लो कि दो वेक्टर है, सपोज करो कि एक वेक्टर ए है, ओके, इसका मैग्नीट्यूड है जो वो 3 न्यूटन है, ठीक है ना। 3 न्यूटन है। वेक्टर बी जो है वो 4 न्यूटन है, करेक्ट। और ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ओके, 60 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा क्या, इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो ए कितना होगा, ए स्क्वायर मतलब कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 3 4 कॉस थीटा। कॉस 60 कितनी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो अब आप इसे लिखोगे, इसे भी मिटा दो, ओके, इस ढंग से आप लिखोगे 9 प्लस 16 प्लस ए होगा कितना होगा 24.5 होगा ना, 24.5, ठीक है। तो इतने इसका वैल्यू हो गया 12 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 25 प्लस 12, इट मीन्स इसकी जो वैल्यू जो आ गई है 37 आ गया, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड वाइज जो होगा वो जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड √37 आएगा, ठीक है। मतलब कि वेक्टर कुछ ऐसा होगा